जय श्री श्याम बेटा। देखिए, आज की क्लास में हम करेंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि नाम से क्या है, कंटीजेंट। तो आपको ये लगेगा कि कंटीजेंट का मतलब ये हो जाएगा। वैसे तो कंटीजेंट एसेट्स, कंटीजेंट लायबिलिटी, आपने वर्ड कंटीजेंट पढ़ा हुआ। कंटीजेंट का मतलब क्या होता है? डाउटफुल। नॉर्मल मतलब क्या होता है? डाउटफुल। लेकिन यहाँ पर कंटीजेंट वर्ड अकेला नहीं है, क्या है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो इसका ये नहीं है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डाउटफुल कॉन्ट्रैक्ट होएगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज अपनी तरफ से मत लिखना। जिस बच्चे को नहीं पता होता और क्वेश्चन आगे वो लिखेगा जरूर कि जो कॉन्ट्रैक्ट डाउटफुल होते हैं वो ऐसा नहीं होगा। प्लीज, कई जने बेचारे दिमाग लगाते हैं अपना, तो प्लीज ऐसा नहीं है। देखो होता क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर की किसी इवेंट को लेके पार्टीज द्वारा किए जाते हैं। ध्यान से सुनो, इसके लिए फ्यूचर के लिए, पहले बात सुनो, फ्यूचर के लिए किसी इवेंट के लिए। ठीक है जी। जैसे एग्जांपल दूं, इंश्योरेंस कंपनी, जो आपने इंश्योरेंस करवाया, क्या करवाया? तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है? एक्स पर्सन का इंश्योरेंस किया, टर्म प्लान दिया। टर्म प्लान समझते हो? टर्म प्लान में क्या होता है? डेथ पे पैसा मिलता है ओनली। किसमें मिलता है? तो कहता जी ये आपका 20,000 आपने क्या देना है? प्रीमियम देना है। ठीक है, और आपको 60 ईयर्स तक देना है। कितने साल तक देना है? 60 साल तक। जो प्लान मैं बता रहा हूँ वो मेरा प्लान है। आपको कैसे ऐसा होता है प्लान, आपका प्लान अलग होगा, मैं प्लान अलग बता रहा हूँ, समझे? कहता आज आपकी एज क्या है? कहता 24। कहता आप टर्म प्लान ले लो। कहता अच्छा। कहता आपको 10 साल, 10 साल, ध्यान से सुनना, कितने साल? 20-20 हजार प्रीमियम देना है। कहता ठीक है जी। मतलब कितने रुपए देने हैं? 2 लाख हो गए। अगर आप 60 ईयर्स तक, आप एक्स पर्सन को बोल रहे हैं 60 ईयर्स तक डेथ हो जाती है, कितने साल तक? तो कंपनी आपके फैमिली को 1 करोड़ रुपया देगी। कितने रुपए देगी? ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर डेथ हो जाती है तो, डेथ हो जाती है तो ये हो गया बेटा एक पॉजिटिव। मतलब अगर ये इवेंट अक्कर हो जाता है ना डेथ वाला, तो मिलेगा। अच्छा, वो 60 साल का हो गया, उसकी डेथ नहीं हुई, अब वो 61 का हो गया, अब डेथ होती है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कॉन्टेक्ट किया था? 60 तक। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सर ये जो कॉन्टेक्ट, इसको मजाक में कैसे भी कह सकते हो, लेकिन ये जो कॉन्टेक्ट किया इंश्योरेंस कंपनी ने किसके साथ? एक्स पर्सन के साथ, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर डेथ होती है, इवेंट हैपन होता है, इवेंट अक्कर होता है तो। अब बच्चा बोलता है दिनेश सर ये तो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नहीं 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 नहीं, वेजरिंग में थोड़ी फीलिंग आ रही है इसकी कि फ्यूचर है ना? 60 साल में पता नहीं होगा या नहीं होगा। मानता हूं एक पार्टी को प्रॉफिट, दूसरे को नुकसान, ऐसा कुछ ना भाई ना। ये प्लीज वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये क्या है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी। तो आपने, उस व्यक्ति ने 20 हजार, सर उसको नुकसान है, क्या नुकसान है? कमाल का, तो लाइफ इतना बढ़िया प्लान लिया है फैमिली के लिए उसने। समझ रहे मेरी बात को? तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आता है। किसी इवेंट के हैपनिंग होने पर या इवेंट के हैपनिंग ना होने पर, मतलब किसी इवेंट के होने पर या इवेंट के ना होने पर। समझ आई मेरी बात? मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होता है ये। अभी अपने रीड करते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ आएगा। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी इधर एब्सोल्यूट, अभी बताता हूँ, और कंटीजेंट। एब्सोल्यूट समझते हो? जो प्रेजेंट में कहते हो 1 लाख पे कार खरीद रहा हूँ और ये आल्टो कार ले 1 लाख ले, ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्योंकि ऑब्वियस है कि 100% कंटीजेंट तो है नहीं, ये कार देगा, ये पैसे देगा। बोलो समझ आएगी नहीं? ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है। जो अभी तक अपने एग्जाम्पल कर रहे थे पहले, अभी इस चैप्टर से पहले जितने भी एग्जाम्पल थे वो किसके थे? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट के थे। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट में भी इधर एब्सोल्यूट और कंटीजेंट। अब एक बात आज हमें नहीं समझ में आई कि कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंटीजेंट भी हो सकता है। जो फ्यूचर के इवेंट पे कंटीजेंट है, ठीक है जी, इवेंट कंटीजेंट होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया भी जाएगा या नहीं भी किया जाएगा। 60 साल में वो एक्सपायर हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, वो उसको देगी क्लेम, और 60 में नहीं हुआ नहीं देगी।
कंटीजेंट है या नहीं है? समझ आ गई मेरी बात? कंटीजेंट का मतलब समझता ही है? हाँ। तो सबसे पहली लाइन में ये आया कि कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा है वो दो तरीके से होता है, क्या बेटा? एब्सोल्यूट और कंटीजेंट। इन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर अंडरटेक्स टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूटली, दैट इज अनकंडीशनली। उसमें कोई कंडीशन होती नहीं कि तू 1 घंटे में कार ले आ, मैं तेरी कार ले लूंगा, 1 घंटे में नहीं लाया तो मैं तेरी कार नहीं लूंगा, फिर तो कंडीशन बन गया भैया। मेरी बात समझ रहे हो क्या? वो कहता बिल्कुल, वो कहता आपने कार बेची है, मैंने पैसे देने हैं, बात खत्म बस। समझ रहे मेरी बात को? तो परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली, तो 100% परफॉर्म किए जाते हैं, उसमें कोई कंडीशन वगैरह नहीं होती, ठीक है जी। बट ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है किसी इवेंट के होने से या इवेंट के, एग्जांपल दूंगा टेंशन मत लो दोनों के, किसी इवेंट के होने पर या इवेंट के, तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो चीज जुड़ी हुई होती है। वो इवेंट का हैपनिंग और नॉन हैपनिंग उसके साथ क्या होती है? चलो मेरे को ऐसा लगा सो रहा है। मैं सर वहां कैसे पहुंच गए? तो ये सही है बिल्कुल। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर इवेंट के, और वो इवेंट जो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ होता है, मतलब वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट होता है। बताओ ये इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया, उसमें मेन पार्ट क्या था? 60 साल डेथ, वो इवेंट था। वो इवेंट हैपन हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगी, क्लेम देगी। वो इवेंट अगर नहीं हुआ है, अच्छा बताओ जो इंश्योरेंस वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको, ये हैपनिंग का या नॉन हैपनिंग का एग्जांपल था? हैपनिंग का, इसलिए वो तो मिस हैपनिंग होगी। ये किसका बेटा? हैपनिंग, मतलब ऐसा हो जाता है। अब मेरे को किसका एग्जांपल देना है? नॉन हैपनिंग का। मैं देता हूं आपको एग्जांपल, सुनो। दिल्ली के राम ने कलकत्ता के श्याम को, दिल्ली के राम ने एक एग्रीमेंट किया कि कहता है मैंने इंपोर्टेड क्लॉथ मंगाए हैं। इंपोर्टेड समझते हो? इंपोर्टेड मैंने क्या मंगाए हैं? क्लॉथ मंगाए हैं, जीन वगैरह वगैरह, तो मैं तेरे को उसमें से 100 पीस दे दूंगा। मेरा कंटेनर आ रहा है वेसल में, शिप में। अगर मेरा शिप आ गया, ध्यान सुनना, अगर मेरा शिप आ गया तो मैं आपको क्या करूंगा? 100 पीस जो है वो जीन प्रोवाइड करवा दूंगा। बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होगा? शिप आने की घटना क्या हो जाएगी? अक्कर हो जाएगी। बोलो ये तो इवेंट क्या है? शिप का आना। शिप अगर इंडिया में आ गया पोर्ट पे तो इवेंट आ गया, हाँ तो वो ले लेगा। बोलो वहां से, हैपनिंग या नॉन हैपनिंग? हाँ हाँ, शिप आई थोड़ी है। शिप आ जाती फिर तो कंटीजेंट, शिप आ जाती तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो था ही नहीं फिर। सुना इसने प्लीज, उसने ये कहा कि अगर शिप आ गई है ना, आ गई, तो मैं आपको क्या करूंगा? जीन प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है? शिप आने पे प्रोवाइड करेगा। अब शिप क्या हुआ? आ गया, तो बोलो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा? करेगा, करेगा ना, उसको जीन प्रोवाइड करवा देगा। बोलो गलत है या सही है? शिप मान लो रास्ते में नहाने लग गया, संक कर गया, डूब गया, ठीक है जी। अब वो फोन कर रहा, भाई साहब वो कंटेनर कहाँ है? कहते कंटेनर स्नान कर रहा है, ठीक है? टाइटैनिक शिप देखने गया नीचे,
5-6% गए थे, मिले वो? अभी तक नहीं मिले, मर गए क्या है? भोलेनाथ की क्या करें। मजाक की सो बात है, आदमी को हमेशा जो भी मानता है उस चीज का नाम जरूर लेना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। सुनो बेटा, किसकी बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? रामदेव को? कौन है? कौन सा बाबा? मैं नहीं जानता। प्लीज देखो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर कोई उसका फॉलोअर्स बैठा हो, आपका माथा फोड़ देगा। मैंने, मेरे को नहीं पता बेटा। हे भगवान, इतना सब बता रहे हैं। मेरे को नहीं पता। तुम्हें लगता है कि मेरे को नहीं पता होगा? क्यों बोलो? सुनहरिया जेल में हो, चलो दिल्ली की, चलो। एनीवे आज ये बेटा, तुम सच में सीरियस हो गए? सुनो बेटा प्लीज, बट एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बेटा कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाओ, ये काम आएगा बेटा प्लीज। बट ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ा होता है इवेंट, उसके हैपन और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है। अब उसने कहा कि मेरा शिप आ गया तो दूंगा, ठीक है बेटा। शिप रास्ते में डूब गया, अब बताओ वो उसे डिमांड कर सकता है 100 जीन इंपोर्टेड? समझ आ गई मेरी बात? तो वो ये नहीं मेरे को कंपनसेशन दे, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कंटीजेंट था। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कंटीजेंट था। उसने अगले ने साफ बोला था, हेलो अगर मेरा शिप आ गया तो, अगर, अगर जहां अगर लग गया ना, वो कंटीजेंट बन गया। क्या लगी? कंडीशन लगी उसके। और वैसे नॉर्मली क्या पढ़ा हमने? कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल, है ना? पढ़ा ना कॉन्ट्रैक्ट में? कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन है? अगर उसने कंडीशन लगा दी तो काउंटर ऑफर बन जाएगा, तू तेरा बुलेट दे दे तब कार दूंगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना। तो ये दोनों में डिपेंड करता है बेटा, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। अब सुनना है क्या? अब सर नॉन हैपनिंग का तो एग्जांपल नहीं हुआ, नॉन हैपनिंग का एग्जांपल दो। मैं बेटा, कंडीशन लगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता वो, तो फिर वो हो जाता है काउंटर ऑफर हो जाता है। अब नॉन हैपनिंग का एग्जांपल सुनना पड़े। देखो कई बच्चों ने नॉन हैपनिंग में ना समझ में नहीं आता, तो मैं कहूँगा बस बेटा आपको याद है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग का? हाँ बस ठीक है, यही होता है, लास्ट आंसर है। क्योंकि नॉन हैपनिंग को बड़ा ट्रिकी टाइप है, थोड़ा समझना। देखो एक शिप था, उसने इंश्योरेंस करवाया। शिप जब भी लोड होके जाता है यहाँ से यूएस यूके, तो उसका क्या होता है बेटा? इंश्योरेंस होता है, ठीक है। कार्गो होता है, उसके अंदर गुड्स होते हैं, तो उन सब का क्या होता है? इंश्योरेंस होता है। शिप का भी क्या होता है? आपने पढ़ा है वॉयज अकाउंट, ठीक है। शिप का भी इंश्योरेंस होता है। जलपरी, एमएस जलधारा, एमएस महान, शिप के नाम। आई बात समझे? तो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस हुआ शिप का कि अगर शिप जो है, शिप का इंश्योरेंस कराया, तो बताओ
शिप का इंश्योरेंस हो गया तो शिप के अगेंस्ट क्लेम कब मिलेगा? अगर शिप डूब गया या एक्सीडेंट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया तभी मिलेगा बेटा। अब सुनना, अब उसने कहा शिप मान लीजिए एक्सीडेंटल हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया रास्ते में, ठीक है जी, शिप नहीं मिल रहा। शिप का जो ओनर है, कंपनी है, उसने कंपनी से डिमांड की क्लेम की, इंश्योरेंस की। कहता अगर आपका शिप पोर्ट पे आ जाता है तो क्लेम मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर शिप पोर्ट पे तो क्लेम, अब शिप नहीं आया, ठीक है, तो इसने इंश्योरेंस कंपनी से क्या मांगा? क्लेम मांगा। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती रुक जा भाई, क्या पता शिप आ जाए। अब बताओ, शिप आने का इवेंट अक्कर हो सकता है? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इंश्योरेंस कंपनी अपना पीछा ये छुड़ा सकती है कि हम वेट करेंगे, हम प्लीज हम वेट करेंगे, क्या पता शिप आ जाए, क्या पता शिप आ जाए। तो अब जो शिप आने की है ना, वो इवेंट अक्कर हो ही नहीं सकता, नॉन हैपनिंग है वो। शिप आने का इवेंट अक्कर हो सकता है? हाँ, अगर शिप नॉन हैपनिंग हो गया, अगर शिप पोर्ट पे नहीं आता है तो क्लेम देंगे, नॉन हैपनिंग है या नहीं। अब शिप जो है वो पोर्ट पर नहीं आ गया क्योंकि शिप पूरा का पूरा रास्ते में क्या हो चुका है? डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब आने का इवेंट अक्कर हो सकता है ना? नहीं हो सकता, तो नॉन हैपनिंग है। अब ये आने का इवेंट हैपनिंग हो ही नहीं सकता, तो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को क्या देना पड़ेगा? क्लेम देना पड़ेगा। वो एक अलग मैटर है, बिल्कुल सही है। मेरे को एग्जांपल देना नॉन हैपनिंग का, फिर वो हैपनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। वो तो करेगी इंश्योरेंस कंपनी बेटा, वहां पर सर्वे भी करेगी, सारा कुछ ही करेगी। जनरल इंश्योरेंस 1 साल का ही होता है नॉर्मली, बट शिपों का जो इंश्योरेंस है वो पर वॉइस भी होता है, वॉइस का मतलब ट्रैवलिंग होता है, जाना। मेरी बात समझ गई क्या मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब शिप अब आने का इवेंट अक्कर हो सकता है? नहीं, आने का नॉन, ये तो नॉन हैपनिंग हो ही नहीं सकता भाई। शिप डूब गया, वहां टूट गया, एकदम कचरे के ढेर में परिवर्तित हो गया, पता ही नहीं है आधे पार्ट्स कहाँ हैं। अब बताओ, अब कहते ये देख लो जी, जाओ आप सर्वे कराओ, वहां पर शिप के 10 टुकड़े हुए पड़े हैं, और अब कहता नहीं अभी भी हम वेट करेंगे। वाई? समझ रहे मेरी बात को? तो शिप आने का इवेंट अब कर नहीं हो सकता। तो अब इसको पूरा समझ लो, नॉन हैपनिंग के बहुत लिमिटेड एग्जांपल है, लेकिन समझना प्लीज, किसी इवेंट के होने या ना होने पर क्या किया जाएगा? परफॉर्म किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अब इवेंट ना होने का क्या? अब शिप आएगा ही नहीं तो भैया उसको क्लेम देना पड़ेगा। शिप अब नहीं आएगा, नॉन हैपनिंग हो गया। शिप आने का जो इवेंट था वो क्या हो गया? खत्म हो चुका है, शिप नहीं आएगा। तो किसी इवेंट के होने या ना होने पर जो परफॉर्म किया जाएगा वो क्या होगा? बिल्कुल सिंपल का है बेटा, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है जी, सुनो ध्यान से। अब बेटा इधर देखो प्लीज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, a contingent contract is a contract to do, हेलो, contingent contract is a contract। अब डेफिनेशन दे रहा है, ये ऊपर ये मीनिंग बताया सिंपल, वही मीनिंग की क्या दे रखी? डेफिनेशन आपको को सेम है, वो तो सिंपल वर्डिंग में लिखा था, ये सेक्शन के में लिखा हुआ वो लिखा हुआ है। समझ आ गई मेरी बात वही लिखी, ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग if some event collateral to such contract does or does not happen। ये टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सेक्शन 31 की में ये लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग से ऊपर लिखा हुआ है, टू डू और नॉट टू डू, उसको करना पड़ेगा या नहीं करना, इवेंट के अक्कर होने या ना। बोला समझ आगे नहीं आ गया? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी कहता जो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी समझते हो? क्षतिपूर्ति करते हैं, कंपनसेशन देते हैं। The contract of indemnity, insurance and guarantee are definitely contingent contract। एग्जाम्पल दे दिए, जितने भी इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जितने भी गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कंटीजेंट होते हैं।
एग्जाम्पल दिया था, मेरे को अच्छे से याद है, श्योर गारंटी वाला। डेट ए ने बी से लोन लिया, ए ने लोन लिया, ए ने क्या लिया? लोन। किससे? बी से। सी ने गारंटी दी, ए ने लोन लिया है। अब बी कहता मैं लोन नहीं दूंगा, मेरे को गारंटी दिला, तेरे पे फेथ नहीं है। कहता सी को जानता है? कहता हाँ, उसकी गुडविल है मार्केट में। कहता उससे कहवा दूं? क्या हाँ, उससे बुलवा दे। सी कहता है मेरी गारंटी है, अगर ए पेमेंट नहीं देगा तो मैं पेमेंट दूंगा। बोलो क्या दी इसने? गारंटी। इसको हमने श्योरिटी बोला था, याद हो तो? श्योरिटी दी कि नहीं दी थी? अब बताओ ये कंटीजेंट? हाँ है। अगर ए पेमेंट दे देगा तो सी की कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर ए ने पेमेंट नहीं दी तो इवेंट पता लग गया। अगर ए पेमेंट नहीं करेगा, लोन है, ए पेमेंट नहीं करेगा तो किसको देनी पड़ेगी? तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल। अगर ऐसा इवेंट अक्कर हो गया कि ए ने पेमेंट नहीं की, ए ने पेमेंट, तो फिर किसको देनी पड़ेगी? दूसरा, बिल ऑफ एक्सचेंज भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ए ने बिल लिखा बी पे, ए ने बिल लिखा, ए की क्या है? बी आर। बी की क्या है? ए ने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। क्या करवा लिया? डिस्काउंट करवाता है तो बैंक ये बात करता है, भाई साहब मान लो बी ने पेमेंट नहीं दी तो कहता टेंशन मत ले, मेरे से ले लेना। होता यही है, वो नहीं देता तो उससे लेता है। तो ये भी क्या है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये इवेंट अक्कर हो गया कि उसने पेमेंट नहीं की तो किसको देनी पड़ेगी? ए को परफॉर्म करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, ए को पेमेंट देनी पड़ेगी। बात समझ आएगी? तो जितने भी गारंटी के हैं, जितने भी इंडेबिलिटी, इंडेबिलिटी था कंपनसेशन, मुआवजा, ठीक है जी। वो कहता ये काम करा के भाई साहब मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को लॉस हो जाएगा। कहता मेरी, मैं हूँ, अगर तेरे को कोई भी लॉस होता है मेरी जिम्मेवारी, मैं दूंगा। समझ आ गया? तो इंडेबिलिटी के कॉन्ट्रैक्ट हो, इंश्योरेंस के हो या गारंटी के हो, ये सभी कॉन्ट्रैक्ट किसके होते हैं बेटा? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के होते, जो किसी फ्यूचर के इवेंट के हो हैपनिंग और चलेगा। सी ने नहीं दी तो ए देगा? गलत बोल रही बेटा, ए नहीं देगा तो सी देगा। हाँ, दे देगा तो नहीं देना पड़ेगा, बस कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना नहीं पड़ेगा। अगर वो नहीं दे, हैपनिंग का है ये, समझ में आ गया? अगर ए नहीं देता है, ऐसा इवेंट अक्कर हो गया कि ए ने पेमेंट नहीं दी, तो कौन देगा? इसमें लिखने में आपने हैपनिंग और नॉन हैपनिंग लिखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। समझ आ गया? किसी इवेंट के अक्कर होने पर या किसी इवेंट के अक्कर ना होने पर परफॉर्म करना पड़ेगा। अब एक इवेंट होता है, कहता 60 साल तक अगर डेथ नहीं हुई तो आपको हम, ऐसी एलआईसी होती है ना टर्म प्लान के अलावा, 60 साल के तक डेथ होगी तो 20 लाख मिलेंगे। डेथ नहीं हुई तो आपने जितना प्रीमियम दिया प्लस उसका बोनस प्लस उसका इंटरेस्ट वो मिल जाएगा। होता है नहीं होता? तो फिर डेथ नहीं होती, इवेंट अक्कर नहीं हुआ तो दूसरी अमाउंट मिल जाएगी। बोलो होता है? एक तो होता है प्योर टर्म प्लान, उनमें तो सिर्फ डेथ पे मिलता है। एक दूसरे होता है इन्वेस्टमेंट प्लान, उनमें क्या होता है अगर वो हो गया तो वो मिलेगा, ये हो गया तो नहीं हुई तो भी तेरे को मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? चलिएगा, अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एसेंशियल ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक या एसेंशियल होते हैं बेटा? इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपसे क्वेश्चन दे देगा और नीचे केस बना देगा कि ये इवेंट हुआ इंश्योरेंस का, और आपको प्लीज एक्सप्लेन दिस और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको ये 5 लिखने पड़ेंगे। समझ आ गई मेरी बात? नंबर 1, द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट। मतलब इसकी परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, अरे सुनो, बच्चा कहता मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ हैपनिंग नॉन हैपनिंग में। सुनो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होने पर करना पड़ेगा तो हैपनिंग है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना होने पे करना पड़ेगा तो नॉन हैपनिंग है। क्या दिक्कत है? अब ए बोलता तेरा शिप ना आया तो मैं तेरे को मेरे गुड्स दे दूंगा, अगर तेरा कंटेनर ना आया तो दे दूंगा। शिप डूब गया, अब
नॉन हैपनिंग हो तो क्या नहीं आएगा? कहता अब दे गुड्स मेरे को। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि तेरा शिप अगर पोर्ट पर नहीं पहुंचा टाइम पे तो मैं तेरे को क्लेम दे दूंगी। शिप नहीं आया, नॉन हैपनिंग होगी ना, शिप आया नहीं आया, नॉन हैपनिंग होगी। सुन लेना, इवेंट होना चाहिए, और इवेंट भी किसका होना चाहिए? फ्यूचर का। प्रेजेंट का होता हो तो पता ही होता है क्या हो रहा है। अब प्रेजेंट में पता है हमें क्या हो रहा है, नींद आ रही है, प्रेजेंट तो पता ही होता है सबको। तो हैपनिंग नॉन हैपनिंग तो डिपेंड नहीं करती इसके ऊपर। तो ये हमेशा ध्यान रखना, कंटीजेंट कॉन्टेक्ट हमें होंगे भी किसके? फ्यूचर के होंगे, पास्ट के नहीं हो सकते, प्रेजेंट के नहीं। क्यों? किसके होंगे? तो प्रेजेंट के जो है वो क्या है? वो एब्सोल्यूट है। ध्यान, हाँ। चलिए, ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंड अपॉन द अनसर्टेन इवेंट। इवेंट क्या होना चाहिए? अनसर्टेन होना चाहिए, तो कंटीजेंट है। नहीं तो अगर अनसर्टेन इवेंट नहीं है तो फिर एब्सोल्यूट होगा वो। इवेंट क्या होना चाहिए? अनसर्टेन। अभी डिसाइड नहीं है अभी शिप आएगा या नहीं आएगा। शिप आ गया, फिर कहता अगर मेरा शिप आ गया तो कहता आया तो हुआ है, और क्या आ गया तो वी आर एज्यूम दैट। कहता ऐसा एज्यूम तो ही करो। समझ आएगी नहीं आएगा? फ्यूचर में कार सेल कर दूंगा, ठीक है, वोइड है ये, अनसर्टेन है, प्राइस नहीं बताया, कार नहीं बताई कौन सी है। भाई साहब एग्जाम्पल लेने से पहले भी लो सोचनी पड़ेगी, ठीक है। वो कहता है कर दूंगा, हाँ तो बन जाएगा, क्या दिक्कत है? मैं ये थोड़ा करूँ, कार कभी वो कंटीजेंट कॉन्टेक्ट नहीं बन सकती, बन सकती है। आप अगर कंटीजेंट, हाँ जी, कैसे? फ्यूचर, हाँ, कोई इवेंट तो है ही नहीं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट जो है ना उसकी कोलेट्रल होगा। इवेंट उसके क्या होगा? कोलेट्रल होगा। अब वो बोलता है कि मैं तेरे को नेक्स्ट ईयर ये कार सेल कर दूंगा अगर मैंने न्यू कार परचेज कर ली तो। अगर का ध्यान रखना यार तुम, है? तो कंटीजेंट नहीं बनेगा। अब उसने क्या कहा कि अगर न्यू कार परचेज कर लूंगा तो मैं आपको सेल कर दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक इवेंट क्या कर दो? ऐड कर दो कोलेट्रल, वो क्या बन जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा वो कोलेट्रल नहीं बनेगा, बन जाएगा। बीच में एग्जांपल कई दे दिए होंगे, लेकिन मैं अब प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कहते हैं एक तो फ्यूचर इवेंट होना चाहिए, दूसरा क्या कहते हैं? अनसर्टेन होना चाहिए इवेंट। थर्ड कहता है द इवेंट अपॉन विच परफॉर्मेंस ऑफ ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड मस्ट बी कोलेट्रल और इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होना चाहिए? उसका कोलेट्रल और इंसिडेंटल होना चाहिए, मतलब उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ होना चाहिए, सेपरेट नहीं होना चाहिए। वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, फिर थोड़ा उसका पार्ट होना चाहिए, वो उसका मेन पार्ट होना चाहिए। वो समझ आ गई मेरी बात? चलिए क्या लिख रहा है? कोलेट्रल इवेंट इज द इवेंट फॉर विच, अब कोलेट्रल इवेंट का मतलब बता रहा है विच collateral event, it's the event for which neither of the party make any promise but the contract is to be depend upon the happening or non happening of the event. It means that a contract already exists between the party but its performance, कहता कॉन्ट्रैक्ट तो पार्टी के अंदर है बट उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक कारपेंटर था बेटा, कारपेंटर सब सोचते हो, लकड़ी का जो मिस्त्री होता है, उसकी फर्नीचर की शॉप थी। किसकी शॉप थी? तो वो उसने बहुत बड़ा शोरूम कर लिया, ठीक है, वो ओनर बन गया उसका। अब क्या करता? खुद तो बस परचेज सेल में डील करता, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेता, भाई बैंक में फर्नीचर सप्लाई करना है, वहां सप्लाई करना है, ठीक है जी। अब क्या हुआ? उसके लिए उसको क्या चाहिए? वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए, वुड, ठीक है जी, रॉ मटेरियल हो गया जो लकड़ी। वुड चाहिए तो वो कहीं पर वुड लेने गया, मान लीजिए जो वुड कटर होते हैं, जो आरे होते हैं, आपने सुना होगा, वहां पर गया। ध्यान से सुना प्लीज। वहां पर जाकर है उसने देखा रॉ मटेरियल, कोई
चंदन की लकड़ी थी, कोई टाली बोलते हैं जिसको आप, सागवान, है ना, अलग अलग कैटेगरी होती है, तो उसका वुडन पड़ी थी वहां पे सारी की सारी। ठीक है, उसने फाइनल किया 10 लाख रुपए में मैं ये सारी वुडन परचेज करूंगा। बेटा रियलिटी वो कहता है कि बट एक शर्त ये है मेरी कि कल मैं अपना जो मेन कारपेंटर है मेरा, अब उसका मेन कारपेंटर है जो सब कुछ संभालता है, उसको लेके आऊंगा। अगर उसने ये वुडन देखी और उसने कहा कि बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की है, अपने पास है, पास का मतलब एक्सेप्टेड है, ये अपने फर्नीचर में बढ़िया अच्छे से काम आएगी, तो मैं ये ले लूंगा, नहीं तो मैं नहीं। समझ आ गया मेरी बात? कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर लिया उन्होंने, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट है 10 लाख, तो सब रेट फिक्स पक्स कब उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, सब हो गया। बट एक बात क्या डाली, कल पे डाल दी, कल क्या बन गया, फ्यूचर बन गया। क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, कल क्या बन गया, और सेम आया हुआ है, क्या बन गया, फ्यूचर बन गया। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि जो व्यक्ति आएगा उसने क्या कर दी, पास कर दी, उसने कहा कि यस तो मैं ले लूंगा। अगर उसने रिजेक्ट कर दी तो फिर मैं नहीं ले पाऊंगा। कारण कहता सारा वुडन का वर्क वो देखता है, कल को फर्नीचर बेकार बना, उसने यही कहना भाई साहब मैं तो आपको कहा था। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब ये लाइन पढ़ना। अब देखो जो कारपेंटर वो लेके आएगा कल दिखाने के लिए, बताओ फ्यूचर जो इवेंट है वो सर्टेन है अनसर्टेन, अनसर्टेन है। कारपेंटर देख के हो सकता है यस बोले, हो सकता है नो। अब एक बच्चा कहता था, अब एग्जांपल देखो, अब पढ़ो, कोलेटरल इवेंट इज द इवेंट फॉर विच नाइदर ऑफ द पार्टीज मेक एनी प्रॉमिस। ठीक है, बट द कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग द इवेंट। इट मीन्स, यहां से क्लियर होगा, दैट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, हो गया ऑलरेडी between the party, but its performance depend upon the happening or non happening of the event। वो कारपेंटर के पे डिपेंड करेगी। समझ आ गया मेरी बात? तो पहला पार्ट था फ्यूचर इवेंट होना चाहिए, दूसरा क्या था, अनसर्टेन होना चाहिए, तीसरा क्या था, कोलेट्रल और इंसिडेंटल हो सकता है, थर्ड। फोर्थ, कंटीजेंट इवेंट और एक्ट मस्ट नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, केस आया हुआ इसके ऊपर। कंटीजेंट इवेंट और एक्ट मस्ट नॉट बी द मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। क्या प्रोमिसर की इच्छा पे नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनना, यही एग्जांपल कंटिन्यू करूंगा। अगर वो जो वुडन का व्यापारी बिजनेसमैन है, वो कारपेंटर को आगे, वो अपने मिस्त्री को आगे बोलता है कारपेंटर को कि देख जो कल मैं आज कॉन्टेक्ट करके आया हूं, कल तो उसको क्या करेगा, पास करेगा, जाके देखेगा। तू एक काम करना, मेरा मन चेंज हो गया, यहाँ पे आके उसको रिजेक्ट कर देना। क्या कर देना, मेरे को उससे अच्छी वुडन उससे कम रेट में मिल रही है, समझ रहे हो। तो फिर बेटा जी ये देखो प्रूव करना बड़ा वो, फिर अब मैं आपको छोटी के लिए बता रहा हूँ, जो बुक्स में क्वेश्चन है, फिर वो आपसे अगर ऐसा पूछ ले कि उसने ऐसे बोल दिया, तो बताओ उसने उसकी डिजायर को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। क्या कर लिया कि जो मैं कह रहा हूं वो बोलना है तूने। अब बताओ बेटा फ्यूचर अनसर्टेन है, खुश अनसर्टेन, ये सर्टेन हो चुका है कि कल यही होने वाला है, फिक्स हो चुका है पहले ही। दोनों टीमें मैच खेली थी, फिक्स हो गया आज इंडिया को जिताना है। बताओ बेटा, अगर इवेंट कहता वो तो अनसर्टेन है, कल देखते कौन जीता, वो पहले फिक्स हो चुका है आगे इंडिया को जिताना है कल। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये यही कह रहा है कंटीजेंट इवेंट और एक्ट मस्ट नॉट बी द मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। तो प्रोमिस करके है ना मैं खरीद लूंगा 10 लाख में, और वो उसकी इच्छा पे है, मतलब वो कहता है भाई साहब पास करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, फिर वो बेटा फिर गलत है। फिर तो उसके उसकी उसकी डिजायर के ऊपर हो गया वो तो, फिर अनसर्टेन कहाँ हुआ। फिर तो लोकेश वो चाहेगा तो होगा और वो चाहेगा तो नहीं होगा, फिर अनसर्टेन हुआ ही नहीं। तो उसके देखो उस एक और बात बता दूं, उसके कंट्रोल में हो सकता है, प्रोमिसर के डिजायर पे नहीं हो सकता है। उसका एम्प्लॉय है, उसके कंट्रोल में है, बट उसकी, अब कहा कि तू एम्प्लॉय जरूर है मेरा, लेकिन तू जो सही है वो बताना, पार्शलिटी मत करना। समझ रहे हो, कंट्रोल में तो है बट डिजायर वो अपनी नहीं चला रहा, वो कंट्रोल में था इसलिए कहता है तूने ये बोलना कल जाके, तो फिर कंटीजेंट बनेगा ही नहीं बेटा। अगर ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है खुश
कि उसने उसको कहा कि ये स्टेटमेंट देनी है, रिजेक्ट करना है, तो आप ये कहोगे ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये अनसर्टेन रहा ही नहीं, और उसको डिजायर को क्या कर लिया, उसने कंट्रोल कर लिया। उसके कंट्रोल में वो पर्सन हो सकता है, बट उसकी इच्छा कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? द कंटीजेंट इवेंट और एक्ट मस्ट नॉट बी द मेयर विल का मतलब इच्छा, मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की इच्छा मात्र नहीं होनी चाहिए, फिर तो अनसर्टेन हुआ ही नहीं। ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट शैल ऑल एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल पाए जाते हैं। सर्टेनिटी, लॉफुल, कंसिडरेशन, याद रखना, कोई अलग से नहीं है ये, ठीक है। इफ एनी ऑफ द एलिमेंट्स इज मिसिंग द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल। ये भी बात ध्यान रखना भाई, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जरूर कंटीजेंट है, फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड करता है, बट ये मतलब नहीं है कि उसमें एसेंशियल नहीं होंगे, सारे एसेंशियल होंगे। किस वाले? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाले। अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आगे कल करेंगे। जो मेरे पास है लिख लो। देखो भाई, बहुत बढ़िया बात, आपने रिवाइज किया, डाउट आने शुरू हो गए हैं। आओगे नंबर देख के डाउट तो आएंगे। 5, 7, 8, 10 है, बढ़िया आते हैं, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। अब बेटा बच्चों को डाउट आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल किए थे उन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, डाउट आ रहे हैं तो कराऊंगा मैं आपको, निकालो जल्दी से। कितने नंबर पेज है बोला एक बार? 2 पॉइंट कितने नंबर क्वेश्चन में है लोकेश? बेटा अब रिक्वेस्ट ये है आपसे एक छोटे से, जिसको डाउट नहीं हो बाहर चला जाओ, मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि अब डाउट बताने पड़ेंगे, मना तो कर नहीं सकता किसी को डाउट। अब तू तेरे डिस्काउंट का भी पूछ लेना भाई, और अगर आपको लगता है अगर नहीं है तो आप बाहर चले जाओ, और अगर आपको लगता है कि मैंने भी सुनने हैं तो प्लीज आप बात नहीं करोगे, रिक्वेस्ट है। तो जय श्री श्याम, सर दर्द हो रहा है, मजाक नहीं कर रहा। हाँ बेटा, प्रैक्टिकल नंबर क्वेश्चन कितना? फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पॉइंट सुनना भाई ध्यान से सारे, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, सभी समझो इसको। बेटा बहुत अच्छा पॉइंट है, प्लीज सारे समझो। क्वेश्चन फर्स्ट का 7th पॉइंट है ये, क्या लिखता है? ए बैड डेट्स ऑफ रुपी 5,000 1,560 हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ and provision for doubtful debts should have been maintained at the 10% of trade receivable, which are shown in the trial balance at rupee 23,390 with credit provision for bad debts at rupee 2,320। पहले इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो सारे, पीछे कोई डेटर वेटर की इंफॉर्मेशन दी हुई तो देख लो। कराया था, दोबारा डाउट आ गया। सुनो बेटा, नहीं प्लीज पीछे आके रहने दो, इधर देखो, देख इधर देख लोकेश, ट्रेड रिसेबल आपकी बुक्स में है कितने? लोकेश कितने हैं ट्रेड रिसेबल बेटा बुक्स में? कितने? 23,300। अच्छे समझना भैया, डाउट दोबारा भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतने थे। अब आपने इसके अंदर मैंने कहा था पीछे से लीक है ये क्वेश्चन, जहां तक मेरे को याद है। हाँ, 6 नंबर एंट्री, कितने नंबर एंट्री थी वो? फोर्थ एंट्री में नए डेटर बन गए थे आपके 200 कम हुए थे डेटर आपके, समझ आ गया नहीं यार? ये भूल गया तो है ना, अब आ गया। क्योंकि जब भी बड़ा क्वेश्चन हो ना, तो ये देखना पिछला पॉइंट, उसमें आपने एंट्री की थी शायद, रुको एक मिनट, सस्पेंस टू कस्टमर, तो वहां आपका डेटर कम कितना हुआ बेटा? 270। वो कम करने के बाद बैलेंस कितना बचा बोलो? 23,120।
और आपके बैड डेट्स कितने हो गए 1560, लेस कर दे बेटा, ये बचेगा क्या? अब आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से, आ गया है बताऊं? वो बना देता हूं मैं, ये बात समझ आ गई? सुनो, यहां तक किसी को डाउट है? दोबारा सुन लो, ये हमारे गिवन डेटर थे बुक्स में, उसमें क्या हुआ, एक एंट्री हुई है 4 नंबर पे जिससे हमारे डेटर क्या हो गए कम, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो हमारे डेटर रहेगी ये, इतना पैसा हमने लेना था, उसमें से इतना पैसा हमारा डूब गया, क्या हो गया, बैड डेट हो गया। तो हमारे डेटर हमारी बुक्स में गुड डेटर जो होंगे, गुड गुड डेटर ये है बेटा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर फ्यूचर में पैसा, प्रोविजन किस लिए बनाते हैं, फ्यूचर के लिए, अगर फ्यूचर में पैसा डूब गया, है ना, कंटीजेंट है ना बेटा, तो फ्यूचर में पैसा डूब गया तो हम प्रोविजन से चार्ज कर लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला, कितना प्रोविजन बनाना बताओ, 10%, 21,560 का 10%, 2156, ठीक है। आपने प्रोविजन बनाया हुआ कितना है, 2320, बनाना कितना है, ज्यादा बना रखा है, रिवर्स कर देंगे, कितना बेटा बताओ, ज्यादा है तो वापस पेंडर में डाल दो, कम है तो पेंडर से चार्ज कर लो। प्रोविजन फोर छोटो ना यार, 164 समझ लो बस, क्यों बहस करना है, 164 है, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू पेंडर, आगे समझे, और बोलो किसको डाउट है, रेक्टिफिकेशन का डाउट है किसी को, कल पूछने दो यार बेटा प्लीज। बेटा रुक जाओ यार भाई, 8th क्वेश्चन, इसका बता, मेरे पास ये सीट नहीं है, इल्यूस्ट्रेशन, मिस्टर रॉय यू 10% एवरेज ऑन व्हीकल सजेस्ट नेसेसरी, हाँ का हाँ बेटा एंट्री करनी है, किसमें से बेटा, तेरा ना डाउट में फिर मैं चला जाऊंगा बेटा, सक्षम प्लीज एक बार, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा यार, सुन लो बेटा प्लीज यार, मत करो, कोई मत बोलो, डाउट नहीं है तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर टाइम आप उधर चले जाओ, मैं डाउट कराऊंगा, अपनी बता रहा डाउट करवाने दो। इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन मिस्टर रॉय वाला पूछ रहा, मैसेज रॉय, इसमें कितने नंबर पॉइंट बेटा, देखो आप तो पढ़ के आए हो कल सारा, आपको पता है आपका डाउट क्या है, मेरे को पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, फिर मैं बता दूंगा, फिर गलत जो हो सकता, गलत हो गया, गलत हो गया, अरे तो यार मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे को तो पढ़ना पड़ेगा ना, आपको तो पता है ये डाउट है मेरे को, और मैंने आपको पढ़ाया कितना डाउट, तो मेरे को पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा बेटा, मैं ऐसे थोड़ा बता दूंगा कोई। 8, हाँ मिल गया, कौन सा पॉइंट, हाँ, मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, सजेस्ट द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, सुन मेरी बात ध्यान से, तो क्या डाउट पूछ रहा है मेरे समझ में आ गया, पहली एंट्री क्या थी बता, परचेज ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट, ये गलती होगी, आपने क्या खरीदा, भैया अब की बार जो बोलेगा ना गुस्सा मत मारना, मैं कहूँगा बेटा आप प्लीज बाहर चल जाओ और आप चले जाना, प्लीज चले जाना, मैं गुस्सा नहीं कर रहा यार, आपको कंट्रोल नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मैं कहूँगा बेटा हेलो प्लीज आप पानी पी लो जाके बाहर, ठीक है, तो चले जाना, ठीक है, ऐसे हर बात को गुस्सा नहीं करता मैं, फोटोग्राफ, आपने स्कूटर खरीदा, कन्वेंस माना, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेटा, ठीक है, तो आप इस एंट्री को सही करोगे तो मोटर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में करना है अपने को, हाँ, तो मोटर व्हीकल क्या है, एसेट्स है, एसेट्स क्या होती है, डीआर, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, मोटर व्हीकल किसकी आइटम, मैं पूरा बताऊंगा ना, मोटर व्हीकल किसकी आइटम है, बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट की आइटम में गलती है तो वो नाम से सही होगी, है ना, तो मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, आपने गलती से क्या मान लिया, कन्वेंस को डीआर कर दिया था, खर्चा डीआर कर दिया था, आपने खर्चा डीआर कर दिया, मतलब खर्चा मान लिया, तो खर्चा मान लिया तो आपको प्रॉफिट क्या होगा, कम, सही करने के लिए क्या करें, ये अच्छी बात बहुत बार बताई थी, समझ होगी एंट्री। अब सुनो ध्यानपूर्वक, सुनो सुनो बहुत बढ़िया, आगे क्या बोलता है सुनना, परचेज अकाउंट ये एंटर सेल रिसिप्ट फ्रॉम पोस्ट अकाउंट मिस्टर बी, रिसिप्ट कैश फ्रॉम सी व डेबिट, ठीक है,
सोल्ड गुड्स मिस्टर वाज ओमिटेड रिकॉर्ड अमाउंट, बस और कोई भी एसेट्स की गलती नहीं है। अब अपनी ये एसेट्स जो थी, वो स्कूटर था वो कितने का था बेटा, 3000 का। अब कहता है कि इसके ऊपर डेबिट कितना लगाना है, 10%। कितना लगाना है बेटा, 10%। अब तू कह रहा है कि डेबिट की एंट्री अलग से कर दे क्या, समझा। अब सुन मेरी बात, कैसे करेगा बता, एंट्री पूरी बता कैसे करेंगे। पहले करें यानी पहले 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 वाली एंट्री करनी पड़ेगी ना। पहले वाली एंट्री क्या करेगा, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू पेंडल कितना, 3000। मेरे को पता है ये क्या करवाएगा मेरे से, अब ये करवाएगा, ये कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। वो डेट वही आंसर आएगा, ठीक है। और बोलो, सक्षम सक्षम का सॉरी खुश, बोल बेटा डिस्काउंट कौन सा बोल। वो डिस्काउंट बहुत ज्यादा इजी है, मैं बता देता हूँ क्या पूछेगा तू, जहां तक मेरे को लग रहा है। ए और बी, इसने बिल लिखा, इसका बी आर, इसकी बीपी, ठीक है। मान लो 10,000 का बिल था। अकोमोडेशन बिल होते हैं, अकोमोडेशन बिल में एक्चुअल में किसी ने पैसा नहीं लेना होता, एक दूसरे की क्या करते हैं, सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। बार बार चेंज क्यों हो रहा है, एक दूसरे की क्या कर रहे हैं बेटा, हेल्प कर रहे हैं। 10,000 हुआ। अब ए ने भी लिखा है, इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये कहता है यार मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, मैंने तेरे को एक्चुअल में तो पैसे देने नहीं। कहता है यार भूल गया, सहायता कर रहा है तू। तो कहता सहायता तो कर दूंगा, लेकिन ये 10,000 रुपए का तू करेगा क्या, बता तो दे। कहता ये 10,000 तू एक्सेप्ट करेगा, मेरा बी आर तेरा भी बन जाएगा, मैं बैंक से क्या करवा लूंगा, डिस्काउंट। बैंक ने मान लीजिए 1,000 रुपए डिस्काउंट काट के 9,000 रुपए दे दिए इसको। कहता मेरी हेल्प होगी ना 9,000, और ये बिल 3 महीने का लिखा, तो बैंक 3 महीने बाद तेरे से मांगने आएगा। भी कहता हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे से मांगने आएगा। फिर कहता 9,000 तेरे को देने पड़ेंगे। कहता हाँ। कहता चिंता मत कर, ड्यू डेट पे ये 9,000 मैं तेरे को भेज दूंगा। बोलो बात समझ आ गई नहीं आगी, आगे बात समझे। ये कहता ड्यू डेट पे ये 9,000 मैंने यूज किए ना, ये पैसे मैं तेरे को भेज दूंगा। अब बताइए सारे पैसे किसने यूज किए, कोई नहीं बोलेगा। क्या पूछ लिया मैंने क्वेश्चन, ये सारे पैसे यूज किसने किए, 9,000 के 9,000 ए ने यूज किए हैं, तो ये सारा डिस्काउंट कौन बियर करेगा, ए ही बियर करेगा। ये पूछ रहा हूँ मैंने। आधे वाला यही तो तुम्हारे दिमाग में कीड़ा है कि तुम क्वेश्चन को, मैंने आधे वाला एग्जांपल दूसरा दूंगा, मैंने पहला दिया ही नहीं। तुम कॉन्सेप्ट पे नहीं रहते। खुश बाबू समझ में आया, मतलब तू तेरे दिमाग में अभी वही चल रहा था। अरे मैं यही कह रहा हूँ बेटा जी कि आप ये देखो कि फोकस करो, मैंने पूछा क्या है। मैं जब तेरे को समझ में नहीं आया इसलिए मैं तेरे को पूरा समझाऊंगा, 4 तरीके से समझाऊंगा तब समझ आएगा। अब सारा पैसा किसने यूज किया, तो सारा डिस्काउंट ए बियर करेगा। अब मैं आधा भी यूज करूंगा, फिर 30 भी करूंगा, 40 भी करूंगा, समझ में आ रहा है। जहां से क्या लॉजिक क्लियर हुआ, पहला लॉजिक ये जो सर पढ़ाए उस पर ध्यान दो। दूसरा लॉजिक ये, जो जितना पैसा यूज करेगा उतना डिस्काउंट बियर करेगा। बोलो बात समझ आएगी बेटा, ठीक है। अब अब मैं सर्कमस्टांसेस चेंज कर रहा हूं। इसने क्या किया, कितने रुपए आए थे एक के पास बेटा, 9,000। 9,000 रुपए डिस्काउंट 1,000 था। अब इसने हाफ पेमेंट, क्या बेटा, हाफ पेमेंट इसने बी को भेज दी। मतलब कितना रुपए भेज दिया, 4500। सर क्यों भेज दिया, बी ने कहा यार तू 9,000 लेके आया है, हेल्प की है मैंने तेरी, ऐसे कर मेरे को भी पैसे की जरूरत है, तो आधा पैसा मैं यूज करूंगा, आधा तू यूज कर लेना। तो 4500 इसने यूज किया, 4500 इसने यूज किया। अब पहली बात तो जितने जितने जिसने जितना पैसा यूज किया उतना डिस्काउंट बियर करेगा। ये तो हाफ है तो हाफ डिस्काउंट हो जाएगा। अगर निकालना पड़े तो ऐसे निकाल लिया करो, तो 9,000 पे डिस्काउंट कितना था, 1,000। तो 1 रुपए पे होगा 1,000 डिवाइड बाय 9,000, और जितना पैसा यूज किया इंटू वो आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ एग्जैक्ट 50% है तो निकालने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट एग्जैक्ट 50% हो जाएगा। तो इसने 4500 इसने यूज कर लिए, कर लिया बेटा। अब डिस्काउंट कितना था, 1,000। बताओ ए कितना डिस्काउंट बियर करेगा, 500। बी कितना यूज करेगा, 500। अब अगला क्वेश्चन खुद तू ही बताएगा, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ वही सोचेगा तो सही बताएगा। अब ड्यू डेट पर बैंक जाएगा पैसे मांगने, तो ए बी को कितने पैसे भेजेगा,
बोलो भाई कितने भेजेगा? अगर ये इसको 4500 भेजेगा, 4500 इसने यूज किए, वो 4500 और 4500 कितने? 9000। ये बैंक को 9000 देगा, बैंक 9000 ले लेगा? क्यों नहीं लेगा? क्यों नहीं लेगा बैंक 9000? बिल ज्यादा है। बैंक कहेगा मैंने तो 9000 आपको पहले पेमेंट की थी इसलिए दिए थे, तो बिल तो 10 का था, मेरे को 10 दो। अब ये भी कहेगा मैं कहां से दूं 1000 रुपए? अब इनका झगड़ा हो गया, झगड़े में आप समझदार हो क्या भाई? एक बार खर्चा कितना लगा देगा? 1000। तो उस खर्चा लगा था 1000, ठीक है, वो पैसा किसने यूज किया? तो दोनों ने आधा आधा यूज किया, तो आधा आधा डिस्काउंट दो। तो ये इसको 4500 रुपए तो यूज किए वो भेजेगा, प्लस 500 डिस्काउंट वाले भेजेगा, 5000 भेजेगा। और 4500 इसके 500 इसके, तो 5000 इसके हो गए, 10000 बैंक को दे देंगे। समझ आ गई? ये होता है। अब थर्ड केस सुन ले। पहले बिल में इसने कितना पैसा यूज किया? 500 डिस्काउंट, 5000 हो गया। अब 5000 पूरा समझ ले, 5000 इसमें यूज हुआ और 5000 इसका यूज हुआ। ये समझ आएगा नहीं आया बेटा? यूज पैसा 4500 किया, बट अकाउंटेबिलिटी कितने की है? 5000 की है। इसकी अकाउंटेबिलिटी कितने की है? समझ आ गया पक्का? अब ड्यू डेट पे ए गया मुंह लटका के, भाई हाँ, तो यार व्यवस्था नहीं हो पाई, भाई व्यवस्था नहीं हो पाई। क्या किसकी? क्या पैसे की? कहते यार 2 दिन रह गए, बैंक आएगा पैसे मांगने। कहते टेंशन मतलब उसका समाधान ढूंढ के लाया हूँ। कहता मैंने बिल लिखा था, तूने एक्सेप्ट किया, अब तू मेरे को बिल लिख, तू मेरे को बिल लिख, मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो इसके क्या बन जाएगा? बीपी। इसका क्या बन जाएगा? कहता 10 का मत लिखना, ज्यादा का लिखना था, तो बिल लिखना 20,000 का। कितने का लिखना? अब एक ही बताओ क्या है? हैं? आज एक कसम खा ले, छुट्टी मत करना, क्योंकि तेरे को बाद में कौन समझ आता है, मैं देख रहा हूँ इस चेहरे को। बर्थडे तो अच्छा मनाया होगा। इसकी क्या है? पिप्पी। और इसकी क्या है? दिया। इसने एक्सेप्ट कर लिया? लिया है। अब क्या क्या बेटा, इस बी ने बैंक से डिस्काउंट, बी ने अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया इसको, ठीक है। अब बैंक ने 2000 रुपए डिस्काउंट के काट के इसको कितने दे दिए? 18,000 रुपए। अब मैं तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा और तू क्वेश्चन आंसर नहीं देगा, दूसरे दे देंगे 1 मिनट में, इसलिए तू दे देना ना बेटा। बी के पास कितने रुपए आए? 18,000। अब होता क्या है, क्वेश्चन लिखे चाहे नहीं लिखे, अगर पहले बिल की पेमेंट नहीं हुई और दूसरा बिल लिख लिया, तो इसका मतलब ये होता है कि उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने बिल इसलिए लिखा है दूसरा कि उससे वो पहले बिल की क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। तो बताओ, इसमें से पहले बिल की पेमेंट हो जाएगी 18,000 में से? कितनी पेमेंट होगी बता खुश? शुक्र है, नो नहीं बोला। कितनी होगी? 10,000 होगी। 10,000 होगी। इस 18,000 में से बेटा 10,000 तो पहले बिल की पेमेंट कर दी, बचा कितना? उस 8,000 में से बी ने 3,000 रुपए ए को भेज दिए। कितने भेज दिए? सारों को सुन रहा होगा। कितने भेज दिए? अब मेरा क्वेश्चन ये है खुश आपसे कि सेकंड बिल में क्या बेटा, ए ने कितना पैसा यूज किया? प्लीज कोई मत बोलना। अब 8,000 बच गया, उसमें से बी ने 3,000 रुपए ए को भेज दिए। सुनो सुनो क्वेश्चन सुनो, इस 8,000 रुपए बचा, उसमें से बी ने 3,000 रुपए किसको भेज दिए? ए को भेज दिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सेकंड बिल में से ए ने टोटल कितना पैसा यूज किया है? 3,000। 3,000 कैसे बता रहे बेटा तुम? ठीक है, ठीक है मोहित, कितना यूज किया? 8 में से कितने भेजे इसने? 3,000। तो ए ने ये कैश भेजा, ये यूज किए, प्लस ए की पहले बिल की जब अकाउंटेबिलिटी कितनी थी? 10,000, वो भी तो इसी बिल में से पे हुई है। सॉरी 5,000, 5,000 13 नहीं होगा, गलत बोल गए। हाँ 5, मैं गलत बोल, नहीं नहीं तो ए की अकाउंटेबिलिटी कितनी थी? मैं बिल जमा, ए की अकाउंटेबिलिटी कितनी थी? 5,000। तो पहले बिल में ए ने 5,000 देने थे, वो दूसरे बिल में से गए हैं, तो 5,000 तो उसके बिल के लिए यूज कर लिए, ए की अकाउंटेबिलिटी के लिए यूज हुए, और 3,000 उसने कैश भेज दिया। तो ए के लिए कितने पैसे यूज हुए? टोटल 8,000। समझ आया? एक आंसर। अब अगला क्वेश्चन ये समझ में आ गया? 13 नहीं 8 है भाई, तो तूने 10 का 10 पूरा जोड़ दिया।
कहाँ पे 5, समझ आ गया ना। 8,000 रुपए किसने यूज किए, ए ने यूज किए। अगला क्वेश्चन, ए कितना डिस्काउंट बियर करेगा सेकंड बिल में, लोकेश बता बेटा। सुनो ध्यान से, सुनो दूसरे बिल का डिस्काउंट है कितना, 2,000। बोला है या नहीं है, 2,000 डिस्काउंट है, कितने मिले थे, 18,000। 18,000 में डिस्काउंट कितना, 2,000। ये तो सबको ही आता है यार। बताओ, ए ने दूसरे बिल में से कितना पैसा यूज किया है, 3,000 ने किया। भाई हाथ उड़ा ले, पैर पड़वा ले। भाई मैं समझा देता हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से आता है। तो पहले कंफ्यूज हुआ पड़ा बेचारा। बेटा दूसरा बिल क्यों लिखा था, बेटा जो तेरे दिमाग में चल रहा है वो गलत है, इसलिए तेरे को अपने दिमाग वाला निकाल के मेरे वाला सुनना पड़ेगा। पूरी क्लास को समझ में आया हुआ है तेरे को छोड़ के। दूसरा बिल लिखा क्यों था, खुद ने भी नहीं दिए, इनके पास पैसे नहीं थे दोनों के पास। इन दोनों के पास पैसे नहीं थे पेमेंट देने के लिए, इन दोनों के पास पेमेंट देने के लिए, इसलिए उन्होंने दूसरा बिल लिखा। दूसरे बिल से हमें पेमेंट कितनी आई, 18,000 बैंक से। 18,000 में से आपने 10,000 तो पहले बिल को पेमेंट करने में यूज कर लिए, यूज किए कि नहीं किया। अच्छा, पहले बिल की पेमेंट करने में यूज किए, तो पहले बिल की पेमेंट देनी किसने थी, ए ने देनी थी 5,000 और बी ने देनी थी 5,000। तो ए के लिए 5,000 यूज हो गए या नहीं हो गए। अरे मैं समझा सकता हूं, मेरे को शांत रहो सारे, मेरे को पता है तरीका, गैर बदलना पड़ेगा बेटा, ऊपर चढ़ाई आ गई अब। ठीक है, अब आगे समझे। तो ए के लिए कितने यूज हुए, 5,000। ठीक है, फिर उसको 3,000 हमने कैश भी दे दिए, तो ए के लिए कितने यूज हुए, 8,000। बहुत ईजी है भाई गुड, वो तो कंफ्यूज हो गया बस, अलग बात है। तो हमें पता लगा ए के लिए कितने यूज हुए, 8,000। अब सुन, बी के लिए कितने यूज हुए, 12,000, क्योंकि टोटल 20 है तो 8 और 12 ही बचेगा, वैसे समझ ले। चलो, इस 10 का तो बिल दे दिया, 8 में से इसने कितने भेजे, उसको 3 भेजे, तो बी के पास कितने बच गए, 5। हेलो, बी के पास कितने बच गए, 5। और पहले बिल की बी ने कितनी पेमेंट की, 5। तो 10 और 8 18, और 2,000 डिस्काउंट है, सॉरी वो भी बटेगा इनमें। समझ आ गई मेरी बात। तो ये डिस्काउंट कितना है, 2,000। दूसरे बिल पे टोटल कैश कितना मिला, 18,000। 18,000 पे डिस्काउंट है 2,000, तो 1 रुपए पे डिस्काउंट होगा, 2,000 डिवाइड बाय 18,000। अब बता डिस्काउंट किसका निकालना है, ए का। तो ए ने कितना पैसा यूज किया है, 8,000। ए का डिस्काउंट बताओ कितना है, जल्दी से कितना है, 880। क्योंकि अब ये एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं है तो ऐसे सोल्व करके देखना पड़ेगा। अब बताओ बी कितना डिस्काउंट बियर करेगा। एक तरीका तो ये है कि टोटल डिस्काउंट 2,000 था, उसमें से 889 ये करेगा, बैलेंस वो करेगा। दूसरा तरीका ये है, 2,000 डिवाइड बाय 8,000, और उसने कितना पैसा यूज किया है, 10,000। समझा कि डिवाइड करोगे एक की वैल्यू आ जाएगी, उसका डिस्काउंट निकालना, जिसका भी डिस्काउंट निकालना उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया। अब वो डाउट है तो बताओ। हाँ बोल बेटा। 12,000 इसलिए लिखा कि यहाँ पे अपनों ने आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट लिया नीचे बेस में, तो यहाँ पर भी आफ्टर डिस्काउंट लेंगे। दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को, रेक्टिफिकेशन में डाउट हो कोई, तो बेटा इसके बाद इसी चैप्टर का टेस्ट है। ठीक है ना, तो आप कर लो प्लीज, रिक्वेस्ट है।